एक लॉन्ग थिन वायर है जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमें लैम्डा दे रखी है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक थिन वायर है, उस वायर पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसकी वजह से उस पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है जनरेट हो रही है, ठीक है ना, और उसी की चार्ज की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देखते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक जो है थिन वायर बना लेता हूँ, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर कहीं पे एक पॉइंट P मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा समझ लो यहाँ पे कि ये एक थिन वायर है, ठीक है ना, जिसको चार्ज Q प्रोवाइड कराया जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वायर पे, जिसकी वजह से इस पर एक डेंसिटी जनरेट हुई जिसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दिया था। मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। अब देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें दो चार्जेस के बीच का, तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वहाँ पे वो पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन यहाँ ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तो पता है ना, अगर पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले उसको देखेंगे, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज में हम क्या बोलते थे कि दो चार्जेस के बीच का जो गैप है वो क्या नाम है, उनके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो हम उन दोनों पॉइंट चार्ज को जो है मतलब उन दोनों चार्जेस को अपन लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये एक रॉड है, इस रॉड के और पॉइंट P के बीच का अगर मैं गैप देखूँगा तो वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग रॉड के ही बराबर हो जाएगा या हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो, है ना। तो इसे पॉइंट चार्ज कंसीडर तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये वाले कॉन्सेप्ट में हमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड पर छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लेंगे और उन छोटे छोटे एलिमेंट्स पे जो है एक छोटा सा चार्ज होगा, उस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे बहुत सारे इस रॉड पे हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक या दो कोई एलिमेंट ले लेंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और फिर सबका एक साथ इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी रॉड का। तो यहाँ से यहाँ तक सबका जब इंटीग्रेशन होगा तो ओवरऑल जो सम आएगा इसका, ठीक है ना, वो पूरे चार्ज की वजह से आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे चार्ज की वजह से क्या होने वाली है, ठीक है बच्चा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा कि मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है ना। अब ये छोटा सा एलिमेंट है तो मैं मान लेता हूँ कि इस पर जो चार्ज होगा वो dq होगा, और सेम इसी साइड में भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। अब ये छोटे से एलिमेंट में फिर से यहाँ पे चार्ज देखूँ तो यहाँ पे भी छोटा सा ही चार्ज होगा। मान लेता हूँ कि पॉइंट P जो है यहाँ से ये आपका मिड पॉइंट समझ लो कि रॉड के मिड पॉइंट से है ना। तो यहाँ से पॉइंट P का जो गैप है वो r है, और मैं ऐसा भी बोल देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो x है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी गैप हम क्या ले लेते हैं, x ही ले लेते हैं, ठीक है ना। एक इतनी चीज़ तो हमें समझ में आती। ओके बच्चा, अब ज़रा ध्यान दो यहाँ से, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज dq की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये पॉजिटिव है, पॉइंट P पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्सन, तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कुछ ऐसा लगेगा। रिपल्सन है तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये dq चार्ज जो है छोटा सा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो भी छोटा सा ही होगा, उसे हमने बोल दिया de। सेम अगर मैं इस वाले चार्ज की वजह से अगर मैं इस पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसे हम क्या बोल देंगे de। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया मैंने। अब ऐसा मान लो, ये थोड़ा सा मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, है ना, हाँ ओके। अब अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। अगर मैं इसको जो है एंगल थीटा मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। हमने कभी पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका ये और ये वाला जो वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होते थे वो सेम होते थे,
ठीक है ना। इसको मैंने एंगल ए बोला, इसको एंगल बी बोला, तो मैं बोल दूंगा कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। और रीज़न क्या था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे जो आपस में इक्वल होते हैं। क्लास 9th में पढ़ा भी होगा हमने ये, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए मैंने, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। और एक बात और ध्यान देंगे कि डी ई जो है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि नहीं। तो बेटा डी ई जो है, अगर इसे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो इसके दो ही कंपोनेंट होंगे। देखो ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन क्या शो कर रही है, इसकी डायरेक्शन ये शो कर रही है कि ये एरो ऐसे चल रहा है। ऐसे चलने का मतलब है कि कुछ तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ध्यान दो, यही बन रही है कि नहीं। तो ये इस वाली डायरेक्शन में चल रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। दो ही कंपोनेंट के अलोंग तो मूव कर रही है कोई भी बॉडी। तो डी ई जो है, अगर इसे मैं रिजॉल्व करता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लगेगा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है ना। ओके, अब जरा ध्यान दें यहाँ से कि एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो जहाँ थीटा बन रहा है वहाँ कॉस लेते हैं, तो ये बनेगा डी ई कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा हमारा दूसरा वाला, डी ई साइन थीटा। क्या यहाँ तक का मामला ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे फिर बढ़ जाते हैं हम लोग। अब मैं इस वाले को अगर निकालूं, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से अगर निकालूंगा तो ये एरो का साइन कुछ ऐसा है। अब ये एरो का साइन ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये एरो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके भी दो कंपोनेंट हुए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इधर काम कर रहा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट फिर से ऊपर की तरफ ही काम करेगा। अब ये वाला एंगल थीटा है, मैंने इसको भी थीटा माना है ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके, अब देख, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से इसका जो कंपोनेंट होगा क्या, ये डी ई कॉस थीटा आने वाला है और ये जो है डी ई साइन थीटा आने वाला है कि नहीं, दोनों के दोनों जो हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये डी क्यू सेम अमाउंट, डिस्टेंस भी सेम, आर भी सेम, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो ये सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो डी ई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा कैंसिल आउट करेंगे। डी ई कॉस थीटा दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो वो एड अप हो जाएंगे। यही तो होने वाला है हमारे साथ, ठीक है ना। ओके बच्चा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको यहाँ पे हम जो, तो अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यही बोलूँगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा होगा, है ना, इन्हीं दोनों के सम की वजह से ही तो निकल रहा होगा। अब एक चीज़ और है, कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर यहाँ पे डी ई कॉस थीटा है, ये भी डी ई कॉस थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 डी ई कॉस थीटा आएगा, है ना। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ और एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, फिर से डी ई कॉस थीटा आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो फिर से डी ई कॉस थीटा आएगा, और हर केस में डी ई कॉस थीटा को ऐड करना पड़ेगा। और हर केस में डी ई साइन थीटा जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे सिर्फ ये दो नहीं है, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं तो उनका क्या करते हैं हम लोग, सम निकाल देते हैं, ठीक है ना। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे डी ई कॉस थीटा के साथ इंटीग्रेशन का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। सिर्फ दो ही होते कंपोनेंट और कोई नहीं होता तो 2d लिख देता मैं, लेकिन ये सिर्फ दो नहीं है, बहुत सारे हैं डी ई कॉस थीटा। इस चक्कर में हम उनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, ना कि 2d लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कैसे निकालें हम, है ना। डी ई अगर हमारा निकल आए तो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बेटा डी ई के लिए हम लोग क्या करते थे, के डी क्यू
अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। तो देखो ये हमारा x है, ये मेरा r है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा और इसे निकालूंगा, ये मिलेगा √x² प्लस r², यही मिलने वाला है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो √x² प्लस r² का होल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। और संग में cos थीटा है तो यहाँ पे cos थीटा भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन, इसका स्क्वायर करूँगा तो सिर्फ x² प्लस r² मिलने वाला है, संग में यहाँ पे cos थीटा होगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा मुझे। ओके, अब dq तो हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। dq की जगह पे मैं क्या करूँगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी वो होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये x माना है ना, तो इसकी लेंथ को मैं यहाँ पे dx मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये dx है, तो ये भी dx होगी, तो ये आ जाएगा। और अगर मैं dq निकालना चाहता हूँ तो लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, इसलिए dq की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k, dq की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ लैम्डा इंटू dx, और टोटल के अपॉन में आएगा x² प्लस r² इंटू में cos थीटा, ठीक है ना भाई, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है ये dx दे रखा है, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे थीटा भी दे रखा है ना। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला माहौल हो गया कि अब मैं जो है क्या नाम है किसके रेस्पेक्ट में जो है इसका इंटीग्रेशन करूँ। अब जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो क्या करेंगे, हम किसी टर्म को चेंज करेंगे और किसी एक ही फॉर्म में ले आएंगे, है कि नहीं। या तो पूरा का पूरा x की फॉर्म में आ जाए या पूरा का पूरा थीटा की फॉर्म में आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। जब सेम हो जाएगा तब हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको सेम करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता हूँ मैं। अगर सोचो यहाँ से ये x है, ये r है ना, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर मैं यहाँ से बेटा ये बोलूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, एंगल थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो हो गया हमारा x, अपॉन बेस क्या है, देखो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और बेस कितना दे रखा है r, तो क्या x इज इक्वल टू r tan थीटा आने वाला है। अब देख मुझे x पता चल गया तो मैं dx भी निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा इक्वेशन 1 का, है कि नहीं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये बनेगा क्या, dx इज इक्वल टू r बाहर ले लेंगे, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d थीटा। मतलब dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r sec² d थीटा, ठीक है ना। तो जहाँ पे मुझे x दिखाई देगी यहाँ पे मैं यही लगाने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, x की जगह पे देखो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चीज़ों को, है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है। ओके बच्चा, तो देखो dx की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिलने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में ये आ जाएगा k लैम्डा, dx की जगह पे आ जाएगा r tan थीटा, ओह सॉरी r sec² थीटा, r sec² थीटा इंटू d थीटा, ठीक है ना। ये dx की जगह पे आ गया, संग में cos थीटा भी दे रखा है आपको, और टोटल के अपॉन में मुझे क्या मिलने वाला है, x² था ना। तो बेटा इक्वेशन 1 में देखो x क्या है, r tan थीटा, तो x की जगह पे मैं r tan थीटा लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा प्लस r², है ना,
और यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि अलग अलग पता चल जाए। तो देखो x की जगह पे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, तो x की जगह पे ये वैल्यू लगा दी है, ठीक है ना। तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ k है ना लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और टोटल के अपॉन में यहाँ पे बनेगा ये हमारा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आया मेरा। और बेटा नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा मुझे यहाँ से, ठीक है ना। और मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बट टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये काट देंगे एक दूसरे को, एक आर से एक आर कट जाएगा तो इंटीग्रेशन मिलेगा के कॉस थीटा डी थीटा और टोटल के अपॉन में आ जाएगा आर, ठीक है ना। ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और क्या कर सकता हूँ अब देखो यहाँ से जो है के और आर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से मुझे मिलने वाला है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका जो है मुझे क्या करना है, अच्छा सॉरी यहाँ लैम्डा भी है ना, तो लैम्डा भी हम बाहर रख लेंगे क्योंकि लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी लैम्डा लगाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। ओहो, इसमें बेटा एक चीज़ और है, लिमिट लगाना भूल गया मैं कि इसकी लिमिट भी लगानी है। तो बेटा मुझे इसकी यहाँ पे लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एंगल थीटा थीटा थीटा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है लिमिट जो है इसकी, मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस तक जा सकती है कि नहीं। सेम यहाँ पे भी यहाँ तक ही जा सकती है, इससे ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं जाएगी, ठीक है ना। एंगल थीटा के हिसाब से ही तो लिमिट लगाऊंगा, तो -π/2 से लेके +π/2 तक जा सकती है। तो यहाँ पे लिमिट भी लिखना ज़रूरी है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं इसकी लिमिट को, ठीक है ना। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे +π/2, और फिर से -π/2 +π/2 -π/2 +π/2, ये भी π/2, ये लिमिट लगा दे रहा हूँ मैं। अब इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका, है ना। तो इंटीग्रेशन में मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा या माइनस का साइन थीटा। सोचो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, तो बेटा ये बनेगा हमारा लैम्डा के अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर लिमिट लगाऊँ -π/2 से लेके प्लस का π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा के अपॉन आर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा साइन अपर लिमिट, थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट रखा, माइनस, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन माइनस का π/2 लोअर लिमिट, ठीक है। तो बेटा मुझे मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड E = में ये आ जाएगा लैम्डा k/r, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन -90 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ से जो है लैम्डा k/r इंटू 2। अब बेटा यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैम्डा अपॉन आर ऐसे ही रहने देता हूँ, k की वैल्यू होती थी 1/4πε0, ठीक है ना, इनटू में 2 और इस 2 से 4 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या निकल के आएगी, ये आएगी 1/2πε0 λ/r। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ ना मैं, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, आर कौन है, वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर मैं क्या नाम है, ग्राफ बनाना चाहूँ E वर्सेस आर, ठीक है ना, आर इधर बढ़ेगा, E इधर बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा,
ठीक है ना। तो ग्राफ भी इसका जो है ऐसे बन जाएगा। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आर की वैल्यू, ठीक है ना, ये वाले आर की वैल्यू जितना मैं दूर ले जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम निकल के आएगी, और जितना पास ले आऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, छाप लो इसे।